हाय गाइस। हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं डीसीजी केबल्स एंड वायर्स के आईपीओ की डिटेल्स एंड ये आईपीओ कैसा होने वाला है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, किस लिए कंपनी आईपीओ लेकर के आई है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं, फंडामेंटल्स कैसे रहे हैं, ये सारी चीज़ों को जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक रहिएगा, पूरी चीज़ों को देखते हैं। आइए देखते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी लमसम 50 करोड़ के अमाउंट को रेज़ कर रही है आईपीओ से, और मेनली वो वर्किंग कैपिटल के लिए, बिल्डिंग के एक्सपेंडिचर के लिए और छोटे मोटे जो खर्चे हैं उनको मीट करने के लिए कर रही है ये अपना आईपीओ ला रही है। तो इससे जो फंड रेज़ होगा, मैंने जैसा बताया, इन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होगा। उसके अलावा जो आप देखोगे कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी है। लाइक ये तो 250 पेज का डॉक्यूमेंट है। मैं मेन चीज़ें आपको बताता हूँ। लाइक कंपनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत हाई है। मतलब अगर कंपनी को कुछ बोरोइंग करनी होती तो वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन्स इम्पैक्ट होते होंगे, या ऑपरेटिंग मार्जिन्स या प्रॉफिट मार्जिन्स हमेशा कम रहते होंगे। तो अभी यहाँ पे पॉइंट जो आ रहा है कि अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हम ज़रा अगर फाइनेंशियल्स को देखें कंपनी के, तो उससे हमें बहुत सारे चीज़ें पता चल सकती हैं। एक बार हम फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी क्या क्या चीज़ें कर रही है, या उसका रेवेन्यू वगैरह कितना है। तो अगर आप देखो ये कॉलम रेवेन्यू का, तो आपको दिखेगा कि 2001 में 2021 में 1400 करोड़ का रेवेन्यू था। एंड उसके बाद में ये बढ़ करके 27 हुआ है। 27, सॉरी, 1400 नहीं, 1400 करोड़, सी आर नहीं, 14 CR। उसके बाद में 27 CR हुआ है, उसके बाद 54 हुआ है। तो अगर आप ये देखो कि 21 से 23 तक लगातार लमसम लमसम डबल होता गया है। और इधर फेबररी 29 तक, क्योंकि आईपीओ आ रहा है तो एक 29 फरवरी तक शायद इन्होंने उसको एंड किया, और वहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो 7600 दिख रहे हैं। अब 7600 का रेवेन्यू मतलब लमसम आप मानो तो 700, 7600 जो दिख रहा है, लमसम 7 CR लमसम और ऐड हो जाएगा तो 85 के करीब, क्योंकि एक मंथ के बेसिस पे 11 महीने में आप देखोगे तो लमसम 85 हो रहा है, जो कि डबल इस बार नहीं हो रहा है रेवेन्यू, लेकिन फिर भी ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है। तो रेवेन्यू तो ग्रो करता जा रहा है, और साथ में देखते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो रहा है, वो देखते हैं ज़रा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो लमसम यहाँ पे आपको 0.1 CR दिखेगा। 0.1 CR मतलब पूरा मतलब ये 10 लाख के करीब है, ठीक है। उसके बाद में ये 37 lakhs हुआ है। फिर यहाँ पे लमसम 1.25 करोड़ का लमसम प्रॉफिट दिख रहा है, और यहाँ पे लमसम 8 करोड़ का लमसम प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अब देखो कि कंपनी जो ये एक दूसरे डॉक्यूमेंट को रेफ़र करूंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले रिसर्च करके निकाला था, उसके हिसाब से कंपनी लमसम 71 के पीई रेशियो पे ट्रेड कर रही है। जो आईपीओ आया 100 रुपीज़ पे आया, ठीक है, और 1200 स्टॉक्स आप अप्लाई कर सकते हो, 1200 शेयर्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन जनरल 1,20,000 का आपका एप्लीकेशन होगा। 16 अप्रैल को लमसम इसकी लिस्टिंग होनी है, ठीक है। तो पॉइंट ये निकल करके आ रहा है कि अच्छा, कंपनी की कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी मैं हाईलाइट करूंगा, ठीक है। केवल प्रॉब्लम्स ही नहीं, अच्छाइयाँ भी जो हैं उनको भी हम देख सकते हैं, देखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि छोटा आईपीओ है, एक तरीके से आप देखो तो एसएमई में इसकी गिनती होगी, तो उसी से रिलेटेड उसी तरीके के चैलेंजेस भी हैं इनके। अगर आप देखोगे तो अगर हम शेयर कैपिटल अगर देखें तो लमसम 13 करोड़ की यहाँ पे दिख रही है, और ये फरवरी 2024 तक की है, ठीक है। अगर आप ऊपर की हेडिंग देखोगे तो ये स्टॉक शेयर कैपिटल या कह लो मार्केट कैप इनकी, और नेटवर्थ इनकी 23 करोड़ लमसम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 76 करोड़ है, लेकिन ये 11 महीने का है, तो एक महीने का और लमसम मैंने 7-8 करोड़ ऐड कर लिया एक अजम्पशन के बेसिस पे, तो 85 CR हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये नेट एसेट वैल्यू पर शेयर लमसम 17-18 रुपए की आ रही है, ठीक है। एंड टोटल बोरोइंग कंपनी की लमसम 25 करोड़ की है, 25 करोड़ की बोरोइंग, और अभी आईपीओ आ रहा है फिर 50 करोड़ का। तो एक चीज़ समझ में आ रही कि यार कंपनी का इंटरेस्ट रेट वैसे ही हाई है, और यहाँ पे बोरोइंग भी अच्छी खासी तगड़ी पहले से है। तो ये एक चीज़ दिखाती है कि इंटरेस्ट का जो इनकम या कह लो एक्सपेंडिचर जो इनका हो रहा है वो भी अच्छा खासा हो रहा होगा। एक बार हम और चीज़ों को देख लेते हैं कि कंपनी किस किस तरीके के रिस्क को फेस कर रही है, क्या क्या चीज़ें और चल रही है कंपनी के अंदर, तो वो उनको देख लेते हैं। कुछ जीएसटी मैटर की लिटिगेशन है यार, ये हर एक बिज़नेस के अंदर इन जनरल होती है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है।
उसके अलावा हम देखते हैं, अच्छा एक चीज़ और, इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो इनकी वेबसाइट से आपको पता चलेगा एक और कंपनी भी ये रन करते हैं। ये जो डीसीजी केबल्स है ये लमसम 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है, और जो दूसरी कंपनी है वो लमसम 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है। उसके बाद में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो इस आईपीओ के बाद में हो जाने वाली है लमसम 76 या 77%, मीन्स 23% स्टेक वो ऑफलोड कर रहे हैं। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व इस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में है, मगर मैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगा। लाइक कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो अगर आप देखो वो ओन नहीं करती कंपनी। उसके अलावा 2 ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो कंपनी रेंटेड प्रॉपर्टीज़ पे हैं, और उसके अलावा एक और कंपनी का अभी तक का जो चैलेंज रहा है वो है कि वो गुजरात में ही ऑपरेट करती रही है, जबकि उसका अभी जो एक आगे का प्लान है वो है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में और बेंगलोर साइड कर्नाटका में एक्सपैंड करने का। तो ये पॉइंट है जिसके लिए उसको शायद और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पॉइंट ये कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, कस्टम मेड प्रोडक्ट्स बना रही है, कॉपर वायर के बिज़नेस में। अब कॉपर वायर के बिज़नेस में अगर आप देखें तो अभी हम पीयर एनालिसिस भी करेंगे। 2-4 कंपनियां और हैं जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, यूनिवर्सल केबल्स एंड कॉर्ड केबल्स, ऐसे 2 कंपनियां लिस्टेड हैं, बल्कि मैंने 25 कंपनीज़ की एक लिस्ट निकाली हुई है। उसमें हम सबका ईवी बाय एबिडा, ईवी, ईपीएस, ये सब हम देखेंगे, अर्निंग पर शेयर और ईवी पी रेशियो, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंपनी ने पहले से बताई हुई हैं। कंपनी की कोई सब्सिडरी इरेगुलर फाइलिंग करी रिटर्न की, तो यार ये सब तो बिज़नेस की चीज़ें, आप भी अगर बिज़नेस करते हो तो समझते होगे। मैं इसके बेसिस पे फेवर नहीं कर रहा कंपनी को, लेकिन पॉइंट ये कि ये सब चीज़ें नॉर्मल सी हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये वाला रिस्क जो है या कंसर्न जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आईपीओ लाने से पहले ये कंपनीज़ को सारी चीज़ें पहले से बतानी होती है, इसलिए उन्होंने बताया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब यहाँ पे जो सबसे ग्लेयरिंग चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड चीज़ है, वो आप देखो। अप्रैल 2022, ये जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे जो ख़त्म होने वाला है, 98% रेवेन्यू इनका टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके पहले आप देखो ये वाला जो ईयर है, अगर आप देखो ये 23 एंडिंग जो फाइनेंशियल ईयर मार्च 23 एंडिंग है, उसमें 89% का रेवेन्यू जो है टॉप 10 से आ रहा था। और उसके पहले का अगर आप देखो 21-22 में 77% आ रहा था। उसके पहले 2021 में 48% आ रहा था। इसका मतलब ये कि 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे इनके टॉप 10 सप्लायर जो थे वो 50% लमसम रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन वो निर्भरता इनकी लमसम 98% की तरफ पहुँच गई है, ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर 24 एंडिंग वाला है। इसका मतलब ये कि यार इनके टॉप 10 क्लाइंट्स ही इनके पास में हैं, और जो बाकी सारे क्लाइंट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। ये सिचुएशन 2020-21 में तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद में पिछले 4 साल में जहां कंपनी के कस्टमर बेस को और बढ़ना चाहिए था और एक्सपैंड होना चाहिए था, वो उल्टा श्रिंक हुआ है। तो ये एक चीज़ बहुत मतलब अंदर की चीज़ जो देखने से समझ में आ रही है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम कंपनी के लिए आगे चल करके हो सकती है। तो इसका मतलब एक चीज़ और निकल के आ रही है कि क्या कंपनी अपने कस्टमर्स को रिटेन नहीं कर पा रही है, ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी हो सकती है कि मतलब रिटेन करने की बात बाद में, क्योंकि आपने रेवेन्यूज़ तो देखे कंपनी के कि कैसे डबल होते चले गए, जैसे 27 से 54 और 27 से पहले 14 था, तो 14 से जो 85 तक की जर्नी, मतलब मैं अजम्पशन 85 ले रहा हूँ, वैसे 77 है, तो यहाँ तक की जो जर्नी हुई है ये मे बी बड़े जो इनके बड़े वाले टॉप क्लाइंट्स थे उनकी वजह से हुई है। नए कस्टमर को एक्वायर करने की कंपनी की कैपेबिलिटी मेरे को लिमिटेड लग रही है, यहाँ से ये एनालिसिस निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो आप भी ये चीज़ समझ सकते हो, मैं जो बात कह रहा हूँ उससे आप अग्री करोगे कि यार कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा है और टॉप 10 क्लाइंट्स का प्रोपोर्शन ऑफ जो जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ा है। तो इसका मतलब टॉप 10 क्लाइंट्स की वजह से ये रेवेन्यू बढ़ा है। नए कस्टमर को एक्वायर करने में अब कंपनी को कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आई है। देखो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत दिख रहा है, रीज़न बीइंग कि उसका अभी गुजरात में ही प्रेजेंस है, लेकिन वही प्रेजेंस महाराष्ट्र में आप लेके जाते हो या कर्नाटका में लेकर के जाते हो और वहाँ पे कस्टमर को आप एक्वायर नहीं कर पाते हो या आप लिमिटेड रह जाते हो कुछ ही कस्टमर्स के साथ में, तो दिक्कत आने वाली है। ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाती है। अब अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखो तो सबमर्सिबल के वायर्स बनाती है, ट्रांसफार्मर के वायर्स बनाती है, और भी कई तरीके के कॉपर वायर्स में है ये।
तो पॉइंट ये है कि कंपनीज के अगर पीयर्स को देखो तो बहुत बड़ा बड़ा साइज़ है उनका, तो वो साइज़ ये भी कंपनी एक्वायर कर सकती है, लेकिन जो प्रॉब्लम दिख रही है वो ये दिख रही है कि यार कंपनी के नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो लिमिटेड है। तो अगर लिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर से काम करेंगे तो वो एक समस्या आने वाली है आगे के लिए कि फिर रेवेन्यू ग्रोथ में चैलेंज आ सकता है, क्योंकि कस्टमर्स अगर ग्रो नहीं करेंगे जो एग्जिस्टिंग वाले हैं तो फिर कंपनी भी ये ग्रो करने में शायद प्रॉब्लम करे। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो सप्लायर्स की बात करें तो ये सप्लायर्स था और ये कस्टमर्स है। सॉरी मैंने एनालिसिस थोड़ा सा उधर कर दिया, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये कि वही सेम ही एनालिसिस निकल करके आ रहा है, बस मैंने इसको थोड़ा सा इधर वाला उधर का इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है। तो कस्टमर भी इनके जो है अगर आप देखो रिसेंट वाला 75 है, उसके अलावा बाकी सब जो है आपका 81 से 47 41, मतलब 41 से एक्चुअल में ग्रो करते करते 75 पे आ गए, मतलब वही सेम ही एनालिसिस निकल करके आ रहा है। यहाँ पे सप्लायर के लिए भी एक प्रॉब्लम, सप्लायर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉब्लम दिख रही है कि ये 48% से 98% सप्लायर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनके टॉप 10 वाले, मतलब कोई कहीं और से ये सप्लाई भी नहीं ले रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये एक निकल के आ रहा है, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लिटिगेशन से रिलेटेड, जीएसटी के लिटिगेशन से रिलेटेड है, वो चीज़ हम इग्नोर करते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट निकल के आ रहा था कि अभी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है परमिशन के लिए एनओसी फ्रॉम गुजरात पोल्यूशन एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो ईआईसी एंड पीएफ के लिए कंपनी ने अप्लाई नहीं किया या उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी के पास शायद से नहीं है, ठीक है। तो वो एक इशू हो सकता है। थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे इनका डिपेंडेंस है, वो भी एक प्रॉब्लम कर सकता है कि अपना खुद का इनका नहीं है वो सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे और चीज़ों को इन्होंने हाईलाइट किया है। कुछ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंश्योरेंस कवरेज नहीं है इनका, कुछ चीज़ों में एडिक्वेट नहीं है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन ऑपरेशनल रिस्क, तो वो चीज़ एक होनी चाहिए थी। और वोलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो सीधी सी बात है यार, जितने भी अपने स्टील हो चाहे कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम बेस्ड कंपनीज, उनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है, तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं पीयर एनालिसिस की तरफ, पीयर एनालिसिस करते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं कंपनी के साथ में। तो अब यहाँ पे डीसीजी के जो इन जनरल जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, ठीक है। एंड कॉर्ड केबल उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पीयर है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर दूँगा इसका, ठीक है। तो एक इसके अलावा यूनिवर्सल केबल्स एक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पीयर है। तो इनको अगर आप देखें तो इनकी मार्केट कैप देख लो और आप कंपेयर कर लो उससे, जबकि मतलब बहुत पोटेंशियल है। अगर आप देखो सबसे छोटी, कहीं ना कहीं हम इसको मानते हैं तो सबसे छोटी कंपनी, मतलब रियल कॉम्पिटिटर से देखें तो ये इसका साइज़ उससे 10 टाइम्स है, क्योंकि उसकी आपने देखी मार्केट कैप या वैल्यूएशन जो है वो 20 CR के करीब थी, 20 करोड़ के करीब। और ये यूनिवर्सल अगेन 100 टाइम्स लमसम मान लो या 90 टाइम्स मान लो, ठीक है। तो उसके बाद में पी रेशियो अगर आप देखें 42 का है इसका 26 का है। और अभी अगर यूनिवर्सल केबल्स का आप अपने डीसीजी का देखोगे जा करके तो 71 का आ रहा है, लेकिन उसकी जो नेट अर्निंग्स अगर आपने अभी देखी थी उस डॉक्यूमेंट में, पिछली वाले के केस में 17 रुपीज़ शायद आई थी पिछले साल की, तो उसके बेसिस पे देखो तो 5 पॉइंट समथिंग या 6 के पी पे है। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि जैसे ही उसकी अर्निंग अगर नॉर्मलाइज हुई तो वहाँ से ये 30 के पी पे इन जनरल ये सब दिख रही है। इनका मैंने रेशियो भी निकाला था, एवरेज 48 लमसम निकल के आ रहा था, ठीक है। तो 48 का पी रेशियो एवरेज बाकी सब कंपनीज़ का है, ठीक है। लेकिन अब कुछ है, मतलब अगर मैं देखूं ज़्यादातर का आप देखोगे तो 30-20 इस तरीके का है। तो उस बेसिस पे देखो तो आपको डीसीजी का भी वैल्यूएशन कुछ इस रेंज में देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो ये 30 से 20 का जो बीच का है वो ज़्यादातर में कुछ का नहीं है ये। एंड इन जनरल ये देखिए, ये चलो 30-40 के रेंज में चले गए, ये 27 हो गया। तो ये एक चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर आप देखें तो EV बाई EBITDA, ये अगर आप देखें बाकी सब की, तो वो आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका मैं अभी यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा ऑलरेडी अभी डीसीजी का अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ नहीं हो सकती यहाँ पे। लेकिन आप इन जनरल देखो कि रोस एंड ROE ये भी हमको पहले से एक डॉक्यूमेंट में बताया हुआ है डीसीजी ने, तो वो भी हम डॉक्यूमेंट एक बार स्टडी कर लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे
तो रोस 36% है, तो 59% है, और ROE 35% है, जो कि मेरे को लगता है अगर आप डॉक्यूमेंट को अभी आपने देखा है तो आपको दिखेगा कि अच्छा खासा है। तो ROE 36% आपको दिख रहा है, रोस लमसम 60% दिख रहा है, जो कि किसी का नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बस पॉइंट वहाँ पे एक इंटरेस्ट से मात खा रही है कंपनी, इंटरेस्ट हैवी हैवी इंटरेस्ट से, जो कि इसके लिए थ्रेट भी है एक। ठीक है, तो ये हमने डॉक्यूमेंट भी देखा अभी। ठीक है, एंड उसके अलावा मैं कहूँगा कि कुछ छोटे मोटे और पॉइंट्स हैं जिनको मैं कहूँगा कि आपको आपकी नॉलेज में होने चाहिए, उनके बारे में और डिस्कस कर देता हूँ। कि अभी जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो लमसम 10 से 15 रुपए पे चल रहा है। ये लमसम अभी हमने कैप्चर किया था 18% का करीब देख के आए, और काफ़ी सारे सोर्सेज से हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है ये। ठीक है, एंड तांबे के तार बनाते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एंड ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट क्वालिटी है, लेकिन वही पॉइंट है कि फिर आपको लिमिटेशन है, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सपर्टाइज है उसमें, इसीलिए आउटस्टैंडिंग क्वालिटी भी निकल के आती है। अब लॉन्ग स्टैंडिंग रेपुटेशन एंड रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, लेकिन इसको ये और मजबूत कर सकते हैं कुछ और चीज़ों से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। कोशिश करेंगे हम फिर से और बेटर वीडियोस के साथ में आए, और अभी IPO से रिलेटेड एक और मैं कवरेज करूँगा, मे बी कल आपको वो मिल जाएगा। एंड इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि IPOs में एक समस्या रहती है कि यार इनका हिस्टोरिकल डेटा प्रॉपर, मतलब अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं होता है। फंडामेंटल्स तो अच्छे खासे हमको अवेलेबल हो गए, लेकिन और डिटेल में नहीं अवेलेबल हो रहे हैं। और टेक्निकली इन जनरल हम जब टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं वो हमारे सामने होते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप टेक्निकली फोरकास्ट करना चाहते हो मार्केट को, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हमारा एक कोर्स भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका नंबर नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बाकी सबके साथ भी शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक जाए। थैंक यू। दिस इज़ रुचिर फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेनिंग अकेडमी। एंड करते हैं।